एवरीवन, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं, कंक्रीट। ठीक है, इसके पहले हम लोग सीमेंट कंप्लीट कर चुके हैं विथ टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोटार कंप्लीट कर चुके हैं, एक छोटा सा सैंड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग कंक्रीट पे आते हैं, अपना टॉपिक पे आते हैं कंक्रीट। जो पहले सीमेंट पढ़े होंगे वो बाइंडिंग मटेरियल था, उसके बाद मोटार पढ़े होंगे। जो सीमेंट और सैंड और वाटर को मिक्सचर को हम लोग क्या बोल रहे थे, मोटार बोल रहे थे। आज क्या होगा हम लोग का टॉपिक में कि सीमेंट भी रहेगा, सैंड भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, साथ में उसमें गिट्टी आ जाएगा जिसको हम लोग एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट भी उसमें ऐड हो जाएगा, तब मेरा जो पेस्ट है वो कंक्रीट तैयार होगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या मिलेगा? पहला चीज सैंड, इसको बोलते हैं सीमेंट। ऐसे इसको पहले मिटाते हैं, एक सेकेंड। हमारा सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है और क्या है? वाटर है। इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंक्रीट। तो कंक्रीट इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन। अच्छा, सैंड का नाम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सैंड को हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलते हैं और एग्रीगेट को हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर। वो वाटर का जो पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 6.5 to 8.5 होना चाहिए। ठीक है, एंड एडमिक्सचर इज रिक्वायर्ड। अगर जरूरत पड़ता है तो एडमिक्सचर का भी हम लोग यूज कर लेते हैं। एडमिक्सचर क्या है अभी आगे टॉपिक मिलेगा हम लोग का। तो पहले सीमेंट एक क्या है? तो पाउडर है। सीमेंट क्या है? पाउडर। पाउडर प्लस वाटर मिला देते तो उसको बोलते हैं पेस्ट। अब पेस्ट प्लस फाइन एग्रीगेट मिला देते तो उसको बोलते हैं मोटार। अब मोटार में कोर्स एग्रीगेट मिला देते तो उसको बोलते हैं कंक्रीट। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? सीक्वेंस है। सीमेंट को हम लोग पाउडर बोलते हैं, पाउडर में वाटर मिला दे तो पेस्ट बोलते हैं, पेस्ट में फाइन एग्रीगेट मिला दे तो मोटार बोलते हैं, मोटार में कोर्स एग्रीगेट मिला दे तो उसे कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है प्रोडक्शन ऑफ द कंक्रीट। कैसे कंक्रीट को हम लोग कैसे बनाते हैं, बैचिंग प्लांट पे हम लोग कैसे तैयार करते हैं कंक्रीट को। तो पहले तो कंक्रीट में हम लोग जो सीमेंट, सैंड ये सब लेते हैं, वो सबसे पहले आपको किस में ले रहे हैं? वॉल्यूम बैचिंग ले रहे हैं या वेट बैचिंग ले रहे हैं? वॉल्यूम बैचिंग मतलब कि आप माप के ले रहे हैं कि तौल कर ले रहे हैं। माप और तौल मतलब समझते हैं? जैसे तेल लाने जाते होंगे तो तेल को नाप के दिया जाता होगा, 200 लीटर है, 50 लीटर है, 100 लीटर है, माप के दिया जाता होगा। लेकिन तौल के दिया जाता है तो उसको हम लोग केजी में बोलते हैं, 5 केजी है, 6 केजी है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी जो हम सीमेंट, सैंड और वाटर ये सब लेंगे वो वॉल्यूम में लेंगे या वेट में लेंगे। तो वॉल्यूम कहने का मतलब कठौती रखा रहता है, 2 कठौती बालू तो 4 कठौती गिट्टी तो 1 कठौती सीमेंट, ऐसा करके मापते हैं। या बोरा से भी माप लिया जाता है, 1 बोरा सीमेंट ले लिए तो 2 बोरा सैंड ले लीजिए तो 3 बोरा एग्रीगेट ले लीजिए। ठीक है, 1 ड्रम पानी ले लीजिए, ये वॉल्यूम होगा। वेट में लेंगे तो तौल के लीजिए, 40 केजी, 50 केजी ऐसे करके। ठीक है, तो जो हम लोग करते हैं, सीमेंट ऑलवेज मेजर्ड बाय द वेट बैचिंग। सीमेंट को आपको वेट बैचिंग से हम लोग करें तो जैसे कि वहाँ पे एक बैग में 50 केजी होता है सीमेंट में, बताए होंगे कि सीमेंट में एक बैग में कितना होता है? 50 केजी। तो अब उसको मापने ना जाके डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे? चार बोरा डाल देंगे। 4 बोरा सीमेंट मतलब कितना हो गया? 200 केजी सीमेंट डाल दिए। ठीक है, तो यही हो। बैचिंग के बाद हम लोग कहाँ आते हैं? उसको मिक्स करते हैं। जैसे सीमेंट भी डाल दिए, सैंड भी डाल दिए, वाटर भी डाल दिए, तो अब उसको क्या करना है? दूसरा प्रोसेस क्या होता है? बैचिंग के बाद मिक्सिंग होता है, मिक्स करना। तो मिक्स भी हम 2 तरह से करते हैं। एक तो मशीन मिक्सिंग हो गया, मशीन के द्वारा मिक्स करते हैं, और दूसरा हैंड मिक्सिंग हो गया, हाथ के द्वारा मिक्स करते हैं। मशीन मिक्सिंग में भी 2 तरह का आ जाता है, एक ड्रम मिक्सर आ जाता है, दूसरा पैन मिक्सर आ जाता है। ड्रम मिक्सर वेट होता है, पैन मिक्सर ड्राई होता है। ठीक है, अब इसमें भी 3 तरह के हैं, ड्रम मिक्सर भी 3 तरह के, टिल्टिंग मिक्सचर है, नल टिल्टिंग मिक्सचर है और रिवर्सिंग मिक्सचर है। ठीक है, तो आपको जो मिलाने का जो मशीन होता है, तो देखे होंगे आपके गांव घर में जब ढलाई उलाई होता है तो एक बड़ा सा ड्रम आया हुआ रहता है, बड़ा सा मशीन आया रहता है, ऐसे गोल के रहता है, इस तरह से रहता है, इसमें मुंह खुला हुआ रहता है, इसी में सीमेंट, सैंड सब डाल के ये घूमते रहता है, रोटेट होते रहता है। ठीक है, तो यही है आपका मिक्सिंग मशीन। ठीक है,
जिसमें हम सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। उसके बाद जब मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग मतलब जैसे बैचिंग प्लांट कहीं अलग होता है ना, जहाँ घर बन रहा है, अगर वहाँ जगह है तो वहीं बना लेते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं दूसरे जगह बनाते हैं जहाँ फैल जगह हो, या ऐसा करते हैं हम तैयार ही लाते हैं। ठीक है, एक जैसे हम लोग का फैक्ट्री होता है ना, वहाँ फैक्ट्री में तैयार करके रखा रहता है। अब ऐसा आपसे आगे पढ़ने को मिलेगा कि हम जो रेडी मिक्स कंक्रीट क्यों लाते हैं, पहले से तैयार हुआ क्यों लाते हैं, जो यानी फैक्ट्री से हम क्यों लाते हैं, तो इसलिए लाते हैं कि वहाँ एक सही प्रोपोर्शन में बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग बनाते हैं तो वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं, हम लोग को उतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन फैक्ट्री में जो बना के हमको भेजता है वहाँ पे प्रॉपर ढंग से बनाया जाता है, तो वहाँ वाला ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आगे पढ़ने को, अभी थोड़ा सा ऐसी नॉलेज आपको दे दिए कि ट्रांसपोर्टिंग, मान लीजिए कि जो बैचिंग प्लांट था जहाँ से हम लाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग करना होगा ना, या ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए नीचे आप बनाए और आपको छत पे भेजना है, तो वो भी तो एक तरह से ट्रांसपोर्टिंग हो गया कि आपको नीचे से ऊपर भेजना है, या दूसरे जगह बनाए वहां से लेके आना है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टिंग में अलग अलग बाई मोटार पैन द्वारा, बकेट एंड रोप द्वारा, ओवरग्राउंड, ठीक है, वॉइस एंड रोप द्वारा, बेल्ट कन्वेयर द्वारा, ऑन ग्राउंड पे चूट्स द्वारा, ठीक है, और पंप्स द्वारा। ठीक है, तो अलग अलग है यहाँ पे जो आप जहां से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं प्लेसिंग। प्लेसिंग क्या होता है, देखते होंगे मजदूर लोग कठौती में उठाकर और जहां ढलाई होते रहता है वहां पे जाके फेंकते रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ से उठा के लाया वहां पे जाके डाल दिया, तो उसी को प्लेसिंग बोलते हैं। तो प्लेसिंग है ना, 1.5 मीटर ज्यादा ऊपर से नहीं फेंकना है आपको। जैसे मान लीजिए आप कथौकी में लेकर कंक्रीट को ले जा रहे हैं और आप ढलाई जहां हो रहा है वहां पे डाल रहे हैं, तो फॉल शुड नॉट बी फ्रॉम मोर देन द 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ज्यादा ऊपर से नहीं गिराना है, उससे कम ही नीचे से गिराना है। ठीक है, अच्छा ज्यादा क्यों नहीं गिराना है, क्योंकि वहां पे जो सीमेंट होगा, एग्रीगेट होगा और सैंड होगा, वो अलग अलग हो सकता है, सीग्रीग्रेट हो सकता है, सब पार्ट अलग अलग हो सकता है। मतलब भारी है, जो देखिए जो सबसे ज्यादा भारी है, जो सबसे पहले गिर जाएगा। अरे मिक्सचर है तो गिट्टी पहले नीचे जमा हो जाएगा, फिर सीमेंट, फिर सैंड, ऐसे करके। ठीक है, सेग्रीगेट हो सकता है, मिक्सचर सही नहीं रहेगा, इसलिए 1.5 मीटर से ऊपर से नहीं गिराना है, 1.5 मीटर के नीचे से ही गिराना है। ठीक है, तो आज दिन के बाद अब अगर साइट पे आपके जैसा होता है ना कि मेरे यहाँ काम हो रहा है जो भी, तो ये सब चीज का ध्यान आप रख सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद कंपैक्टिंग, उसके बाद क्या करना पड़ता है, कंपैक्ट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसमें एयर वॉइड्स रह सकता है, तो इसलिए वहां पे हम वाइब्रेटर्स का यूज करके उसमें हम क्या करते हैं, कंपैक्ट करते हैं। जैसे ढलाई वाला, मान लीजिए छत ढलाई हो रहा था, तो छत पे हम पूरा कंक्रीट डाल दिए, कंक्रीट डालने के बाद इसको कंपैक्शन करना पड़ता है ताकि इसमें एयर वॉइड न रहे। बाद में क्या होगा कि पानी सूख जाएगा, वहां पे एयर वॉइड्स रह जाएगा, जिसके वजह से हवा पानी लगने के कारण आपके सरिया में यानी छड़ में जंग लग सकता है, जंग लगने से आपका स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम या लीकेज प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो बाई यूजिंग वाइब्रेटर, नीडल वाइब्रेटर होता है, सरफेस वाइब्रेशन होता है, तो ये सब वाइब्रेटर के बारे में हम आगे सभी पे चर्चा करने वाले हैं। अभी हम बस टाइप बता रहे हैं कि क्या क्या होता है कंपैक्टिंग में। और बाई यूजिंग वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का यूज करके, वाइब्रेटर का यूज करके, अजोल्टी और शॉक द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपैक्टिंग हो गया, मैंने कंपैक्ट भी कर लिया। उसके बाद क्या था, क्यूरिंग। क्यूरिंग मैंने पटाना, जैसे कोई चीज बन जाता है, घर उर बन जाता है, तो उस पर पानी देते होंगे 7 दिन तक, 14 दिन तक, ऐसे करके 3 दिन तक, 8 दिन तक, तो पानी से पटाते, उसी को क्यूरिंग बोलते हैं। तो क्यूरिंग बहुत तरह के होता है, फ्लडिंग होता है। हम लोग जनरली छत का ढलाई कैसे करते हैं, मट्टी से ऐसे से छोटा छोटा घर बना, मिट्टी से थोड़ा थोड़ा घेर देते हैं, इसमें पूरा पानी भर लेते हैं, पूरा पानी को भर देते हैं, तो ठीक है, ऐसा भी करते हैं, तो इसी को फ्लडिंग मेथड कहते हैं। भाई जूट बैग, पानी जूट के बोरा को भिंगा भिंगा के इसके चारों ओर धर दीजिए, अब हल्का हल्का भी मॉइस्चर वहां पे देंगे तो हो जाएगा। स्टीम क्यूरिंग भी करते हैं। क्यूरिंग के बाद क्या किया जाता है, फिनिशिंग किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर, पेंट, ये सब। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, यही है आपका कि सबसे पहले बैचिंग होता है, फिर मिक्सिंग होता है, फिर ट्रांसपोर्टिंग होता है, फिर प्लेसिंग होता है, फिर कंपैक्टिंग होता है, फिर क्यूरिंग होता है, लास्ट में क्या होता है, फिनिशिंग होता है। क्लियर है, चलिए अब
प्लेसिंग की बात कर लेते हैं। प्लेसिंग अभी जो बता रहे थे ना कि क्या करते हैं कि हम 1.5 मीटर ज़्यादा से ऊंचा से नहीं गिराना है, आपको नीचे से ही 1.5 मीटर से कम हाइट से ही आपको कंक्रीट को फेंकना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें सुनिएगा, कंक्रीट शुड नॉट बी प्लेस्ड फ्रॉम हाइट मोर देन द 1.5 मीटर। क्यों? इन ऑर्डर टू रिड्यूस सेग्रीगेशन, ठीक है। अब सेग्रीगेशन ना हो उसके लिए हम लोग क्या करना है, 1.5 मीटर नीचे से आपको गिराना है। रिमूवल ऑफ एयर वॉइड फ्रॉम कंक्रीट इज नोन एज द कंपैक्शन। हम उससे अभी कंपैक्शन एक वर्ड आ रहा था ना वहाँ पे, जो आपको समझा रहे थे कि हम वाइब्रेशन का यूज करके, वाइब्रेटर का यूज करके, शॉक का यूज करके वहाँ से हम एयर वॉइड्स को गायब करते हैं, निकालते हैं। तो रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स फ्रॉम कंक्रीट इज नोन एज द कंपैक्शन। एयर वॉइड्स को निकालना क्या कहलाता है? कंपैक्शन कहलाता है। इट टेक्स अबाउट 1 to 3 सेकेंड। अच्छा, ज़्यादा भी नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा कीजिएगा ना तो वहाँ पे क्या हो सकता है, अगर उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ब्लीडिंग हो सकता है, नहीं तो सेग्रीगेशन हो सकता है। दो केस आ सकता है। अबाउट 1 to 3 सेकेंड इन जनरल ऑफ एक्सेसिव वाइब्रेशन। अगर आप एक से मतलब जैसे वाइब्रेशन करते देखें, ढलाई उलाई होता है तो वहाँ पे एक मशीन डाल देता है जो वाइब्रेट होके, तो 1 से 3 सेकेंड से ज़्यादा नहीं कीजिएगा। उससे ज़्यादा कीजिएगा ना तो ब्लीडिंग होने के चांसेस है। ब्लीडिंग क्या होता है ना कि पानी ऊपर निकल जाएगा, पानी ऊपर जमा हो जाएगा। जैसे मिक्स है ना सब, वाटर सीमेंट कंक्रीट सब में पानी से मिक्स है तो पानी ऊपर छहला जाएगा, नीचे बैठा रह जाएगा, ठीक है। तो ये केसेस आपके सामने देखने को मिल सकता है अगर एक्सेस वाइब्रेशन कर देता था। इन जनरल इफ एक्सेसिव वाइब्रेशन इज डन इट रिजल्ट ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है? यदि एक्सेस वाटर होगा तब ब्लीडिंग होगा, नहीं तो सेग्रीगेशन होगा। मैंने पानी की मात्रा ज्यादा है तो ब्लीडिंग हो जाएगा, मैंने पानी ऊपर आ जाएगा। और सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन में गिट्टी अलग, बालू अलग, सीमेंट अलग, ठीक है। तो अलग अलग हो जाएगा तो बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रेंथ देगा आपको। तो 2 केसेस याद रखिएगा कि बोलेगा ना, आपसे पूछेगा कि अगर वाइब्रेशन ज्यादा हो जाता तो क्या क्या हो सकता है, तो बोलिए अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो ब्लीडिंग होगा, अगर पानी की मात्रा कम है तो सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन मतलब सब अलग अलग होना, ब्लीडिंग माने पानी ऊपर छहलाना, ठीक है। क्यूरिंग क्या होता है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कंक्रीट डैम्प टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट को हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो अगर हम उसी को देते हैं उसको क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं, नोन एज क्यूरिंग। मस्ट बी डन फॉर एटलीस्ट 10 days to 3 weeks, ठीक है। आपको जो क्यूरिंग है कम से कम 10 दिन से 3 वीक तक करना होगा। अगर हम वहीं पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो 7 दिन से कम नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैपिड जल्दी से सेट हो गया था 7 दिन से कम है, 7 दिन से एक्सेस लेस नहीं होना चाहिए। तो इट यूज द पीरियड ऑफ क्यूरिंग शुड नॉट बी लेस देन 7 days, ठीक है। अगर रैपिड हार्डनिंग में क्या होता था? जल्दी से सेट हो जाता था। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता था? तो जब हम वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में तो वहाँ एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोगस कंपाउंड बोलते थे, और टेक्स प्लेस इज नोन एज द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, आपको पूरा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में जो हाइड्रेशन होता है उसको पूरा कंप्लीट होने के लिए आपको वाटर का जो जरूरत है 22.5% जरूरत है। लेकिन और उसको एक्स्ट्रा पानी हमको मिलाना पड़ता है ताकि वर्केबल हो, काम करने में आसानी हो, ठीक है। वर्केबल मतलब समझते हैं, मतलब कि ऐसा पूरा सूखा बना दीजिए, ठीक है, भुर भुर मसाला बना दीजिए तो वो क्या होगा? प्लेस होगा, मतलब जो मिस्त्री काम करेगा तो उससे ईटा सटेगा नहीं सटेगा। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 15% वाटर डालना पड़ता है। तो पहले तो हाइड्रेशन की, सीमेंट में हाइड्रेशन हो उसके लिए हम 22.5% क्या देते हैं? पानी देते हैं। तब पूछेगा ना कि आपको हम लगभग ऐसे अप्रॉक्स 38%, आप कोई सोच रहा होगा सर तो आप तो एक बताए थे, निकाले थे 33%। तो ये बोले थे ना क्वालिटी कंटेंट पे क्या करता है? वेरी करता है, ठीक है। तो लगभग इसी के अराउंड आप लीजिएगा वाटर को। तो फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट 22.5% वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड एंड एक्स्ट्रा 15% वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर जेल प्रिपरेशन। टोटल अप्रॉक्स 38% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। हमको टोटल कितना पानी चाहिए? 38%, जिसमें 22.5 यानी लगभग 23% आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, और जो 15% है वो आपका वर्केबल होना चाहिए, मतलब सीमेंट कंक्रीट वर्केबल हो। वर्केबल मतलब काम आसानी से हो, ठीक है। उसके लिए हम 15% और उसमें ऐड करते हैं।
एक नोट पॉइंट देखते हैं, स्टीम क्यूरिंग इज यूज्ड इन द प्री कास्ट कंक्रीट। स्टीम क्यूरिंग कहाँ यूज करते हैं, जो हमको प्री कास्ट कंक्रीट करना होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका स्टेशन पे देखे होंगे एक स्लीपर देखे होंगे। स्लीपर क्या होता है, उसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे दो पटरी जाता है ना, तो दो पटरी के बीच में ऐसे ऐसे दिया रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे दिया रहता है ना, तो इसी को हम लोग स्लीपर बोलते हैं। इसी पे पटरी रखा हुआ रहता है, लोहा वाला इसको रेल बोला जाता है। ये रेल कहाँ पे रखा रहता है, यही स्लीपर पे रखा हुआ रहता है, तो वही स्लीपर बनता है। तो वो सब जो प्री कास्ट कंक्रीट है उसको उसी में हम लोग स्टीम क्यूरिंग का यूज करते हैं। एंड द बेस्ट क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, ये बहुत ही बेस्ट है, बिकॉज स्टीम क्यूरिंग विस्कोसिटी इज लो देन द केमिकल रिएक्शन फुलफिल इन द कंक्रीट। हमको स्टीम पानी को गर्म करते तो उसका विस्कोसिटी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कंक्रीट में क्या हो जाता है, कंप्लीटली जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे टेस्ट ऑन द कंक्रीट। अभी हम लोग कंक्रीट के बारे में इतना पॉइंट देखे, आई होप सीखे होंगे, कुछ नया नया चीजें सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो जहां भी कोई डाउट लगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आपको जो जानना है बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके हम लोग कल से हम लोग किस पे चलेंगे, कंक्रीट का टेस्ट करेंगे कल से, ठीक है। कौन कौन सा टेस्ट होने वाला है एक बार देख लेते हैं। टेस्ट ऑन द कंक्रीट, स्ट्रेंथ टेस्ट देखना है, ठीक है, जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। टेंसाइल में भी दो तरह का होगा, एक स्प्लिट स्ट्रेंथ टेस्ट होगा और दूसरा कितना होगा, मॉडुलस ऑफ रप्चर टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये इतना टेस्ट है आपको स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग। स्ट्रेंथ है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल में भी दो तरह का, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है और दूसरा मॉडुलस ऑफ रप्चर टेस्ट है। उसके बाद अगर हम वर्केबिलिटी टेस्ट की बात करें, वर्केबिलिटी अभी बता रहे थे ना कि हम 15% वाटर क्यों डालते हैं, ताकि वर्केबिलिटी हो, काम कर पाए उस सीमेंट पे, उस कंक्रीट पे, ठीक है। अगर कम पानी डालते हैं तो देखते होंगे मिस्त्री थोड़ा थोड़ा मिला के काम करते रहता है, तो वही सलम। अच्छा, कोई ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा पानी मिला दे तो वो भी दिक्कत है, ठीक है। तो सलम्प टेस्ट है, उसको चेक करने के लिए वर्केबिलिटी है कि नहीं, मतलब काम होने के लिए कितना है, वर्केबिलिटी है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सलम्प टेस्ट करते हैं। यानी पानी ज्यादा हो गया कि कम हो गया, उसको चेक करने के लिए सलम्प टेस्ट करते हैं, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं, वीवी टेस्ट करते हैं, फ्लो टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो रिबॉन्ड हैमर टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है, मैच्योरिटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सभी टेस्ट को हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं कल से, ठीक है। जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट।